से रुझान सामने आ रहे हैं। एनडीए को बढ़त मिल रही है। 288 में से 18 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए के पास 14 और इंडिया अभी भी 4 पर ही बरकरार है। वहीं झारखंड में 10 सीटों पर रुझान सामने आए, जिसमें 6 एनडीए के पास और 4 इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर महाराष्ट्र की स्थिति का आकलन करें तो फिलहाल महायुति सरकार एक बार फिर से रुझान के हिसाब से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि नतीजे क्या कुछ निकल करके सामने आएंगे, ये तस्वीर अब से कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो पाएगी। देखिए प्रगति, मुझे इस बात पर अभी ये मैं सोच रहा हूं और उसको याद कर रहा हूं। हरियाणा के दौरान जो पूरे तरीके से नतीजों का दिन था, तब बढ़त बना रही थी कांग्रेस पार्टी, और लेकिन नतीजे पलट गए और बीजेपी सत्ता में आई। तो ऐसे में अभी कोई भी अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी, इंतजार करना होगा, क्योंकि बैलेट पेपर खुलते हैं और उस पोस्टल बैलेट जो होते हैं वो उनकी गिनती शुरू होती है पहले उसमें, और उसके बाद अलग अलग दौर के जो काउंटिंग होती है अलग अलग राउंड में, उसके आधार पर काउंटिंग चलती है और उसके बाद अंतिम नतीजे आते हैं। और हमने देखा है कि रुझान स्पष्ट होने में निश्चित तौर पर दोपहर बाद तक ये स्पष्ट होगा, लेकिन एक बड़ा मुकाबला जो हमने चुनावी मैदान में देखा है, आज उसकी परीक्षा की घड़ी है। लिहाजा अपने अपने दावे हैं, नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, हर कोई इन नतीजों पर नजरें गड़ाए हुए है। और निश्चित तौर पर जो हमने देखा है, ईवीएम की बहस हो या फिर अलग अलग मुद्दे, धनतंत्र के इस्तेमाल की बात हो, उसको लेकर आरोप लगते रहे हैं। सत्तारूढ़ दल हमेशा निशाने पर विपक्ष के रहा है। जिस तरीके से ये जो मुद्दे रहे हैं अलग अलग चुनाव में, जो गारंटियां देने के वादे रहे, दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि गारंटी पूरी नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर जो लोगों ने जनता जनार्दन फैसला करती है और एन वक्त पर उनको समर्थन मिलता है। तो अलग अलग मुद्दों की परीक्षा होनी बाकी है। रिजल्ट किस तरफ जाएगा, ये बड़े सवाल है। तो फिलहाल रुझान शुरू हो रहे हैं और महायुति महाराष्ट्र में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। रुझान में ये कहा जा रहा है, लेकिन ये शुरुआती चरण है और अभी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पासा कभी भी पलट सकता है। और चुनावी मतगणना जिस तरीके से इस बार संभल कर अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में इशारा है कि हरियाणा के चुनावी रिजल्ट से हर किसी ने सबक लिया है और अप्रत्याशित रिजल्ट के बाद अब हर कोई पूर्वानुमान लगाने से बच रहा है। तो फिलहाल ठोस नतीजे का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। प्रगति, बिल्कुल प्रदीप जी, रुझान हालांकि सामने आ रहे हैं। रुझान में जो स्थिति है वो क्या नतीजों में तब्दील होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो वहां पर जो रुझान सामने आए और उसके बाद जो नतीजे सामने आए, स्थिति बिल्कुल अलग नजर आई। अब यही वजह है कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि पूर्वानुमान लगाने से बचा जा रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे केंद्र को बल मिला? महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनावी नतीजे सामने आएंगे, क्या उससे एक बार फिर से राजनीतिक दलों को बल मिलेगा? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कुछ प्रभाव नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल है। आज संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और इन रिजल्ट का जो असर है वो सीधे तौर पर इस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो बीजेपी और उनका गठजोड़ मजबूत बनकर उभरता है या वो सरकार हासिल कर लेते हैं महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में सरकार झटक लेते हैं, विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका होगा अगर विपक्ष दोनों राज्यों में सत्ता से बाहर होता है। निश्चित तौर पर अगर एक से बराबरी पर छूटता है मुकाबला, तो ये कहने के लिए मौका होगा दोनों के पास कि एक बाजी हमने जीती, एक बाजी आपने जीती। लेकिन अगर दोनों बाजी किसी एक के पास चली जाती है तो दूसरा दल जरूर दबाव में रहेगा और उसका असर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर देखें हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से तंत्र का इस्तेमाल हुआ, लोकतंत्र की हार हुई, कांग्रेस ने इन नतीजों को स्वीकार नहीं किया, चुनौती दी गई है। कानूनी तौर पर भी अलग अलग कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने इलाके में जो उनकी शिकायतें थी उसके आधार पर, लेकिन एक चुनावी मुकाबला जीत हासिल करने के बाद सरकार का गठन हो चुका है, कामकाज हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं हर बार, लेकिन चुनाव आयोग ये कहता है कि ये कोई पुख्ता सबूत नहीं रहते, सिर्फ अपनी हार वो हो जाती है। अपने नतीजों की समीक्षा करने के बजाय अंदरूनी जो उनकी कलह होती है उसकी वजह से वो चुनाव हारते हैं या कोशिशें नहीं करते। बल्कि चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें सबक दिया गया था कि वो अपनी गिरेबान में झांके अपनी तैयारियों की समीक्षा करें।
तो ये जरूर है कि माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी अव्वल पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। सत्ता में है वो, और सत्ता में रहते हुए निश्चित तौर पर मैनेजमेंट की बारीकियां, तमाम तंत्र जो है सत्ता पक्ष के पास होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो कांग्रेस के पास भी ये हथकंडे रही हैं, लेकिन ये जरूर है संस्थाओं को लेकर बड़े सवाल कांग्रेस उठाती रही है। तो अब मुकाबले के बाद बड़ा दिन है नतीजों का, और महाराष्ट्र के चुनावी मुकाबले के बाद नतीजे पर नजरें लगी हैं, ये किसके पाले में जाता है निश्चित तौर पर इसके बाद समीक्षा होगी। सवाल सबके मन में यही है कि अब की बार किसकी सरकार होगी महाराष्ट्र और झारखंड में, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे। रुझान अभी तक सामने आ रहे थे, वोटों की गिनती लगातार जारी है, और ऐसे में जो नतीजे सामने आएंगे वो एक बड़ा विषय बना हुआ है कि नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे। चूंकि अगर आने वाले समय का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक दल तमाम कयास लगा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं। क्या इन चुनाव के जो नतीजे सामने आएंगे उससे आने वाले राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी राजनीति में, उनके सियासी घटनाक्रम में, उनके राजनीतिक सफर में कुछ दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर हम दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, तीनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आम आदमी पार्टी का घेराव कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी का घेराव किया जा रहा है, कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का लगातार यही दावा है कि इस बार फिर से जनता आम आदमी पार्टी को ही मौका देगी, बीजेपी या कांग्रेस को मौका जनता देने के मूड में नहीं है। वहां पर क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ सकते हैं अगर इन चुनावों में बीजेपी के पक्ष में बाजी जाती हुई नजर आती है तो? देखिए प्रगति, अगर इस सवाल की समीक्षा की जाए तो निश्चित तौर पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो फैक्टर रहते हैं और वो असर डालते हैं चुनावी घमासान के अंदर, और निश्चित तौर पर उसमें जो समीकरण बनता है गठजोड़ का वो काफी असरदार रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। ये कहा गया कि हरियाणा चुनावी परिणाम में जिस तरीके से समीक्षा की गई इसकी, उसमें जो अन्य दल थे और खासतौर से आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं हुआ, इस वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर रही, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस हो गई। लेकिन कांग्रेस ही समझौता क्यों करे, हर बार पुराने कांग्रेस ये कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि बाकी दलों को भी झुकना चाहिए। इसलिए एक बड़ी लड़ाई जो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो विपक्ष की और बीजेपी की जो एनडीए का गठजोड़ है उनके बीच रहती है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाई लड़ती है और एक आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती है, उसमें विपक्ष उस रणनीति का तोड़ नहीं निकाल पाता और इसलिए कमजोर पड़ जाता है।